नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक शराबी हाँ संजय को। और आप लोगों को कब हतत कहा था किसी का राज शराब मिली आऊँ और एक उपयुक्त जिंदगी जीने की प्रयास। सबसे पहले मैं ये बता दूं ना कि मैं मेरी जो मदर टंग है वो मराठी है। शायद कुछ ऐसे वर्ड आ जाए जो मराठी में हो, उसको समझने की कोशिश कीजिए। शब्दों को लेने के बजाय भावनाओं को समझने की कोशिश। और मैं कोई अथर्व स्पीकर नहीं हूँ। जो भी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में सोचा है, समझा है, और इस में आने के बाद मेरे अनुभव है, मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। अभी जो अनुभव है इस तरह के कुछ मेरे अनुभव भी थे। और जैसे मैं इस अल्कोहलिक कनेक्ट में आया साल 2016 में, 16 जुलाई 2016 के पहले 1 जुलाई 2014 का आया था। 2 साल खुद की लगाई इच्छा मीटिंग को समझने में। और खुद की इच्छा की वजह से 2 साल मैं सोचता हूँ कि बर्बाद हुए। और 16 जुलाई 2016 को जब मैंने सोबराइटी स्टार्ट की, शुरुआती दिनों में बहुत सारी अड़चने आई थी। उसमें प्रमुख अड़चनी थी जो यहाँ पे जो मेंबर आते थे और जो अपनी शेयरिंग करते थे वो मुझे रिलेट क्यों नहीं करते थे कि ज्यादातर शेयरिंग ये थी कि भाई मेरी चली गई और मेरे पे फाइनेंशियल कर्जा बहुत इस प्रकार की शेयरिंग होती थी। और ये दोनों शेयरिंग में मुझे खुद को रिलेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ना तो मेरी मिसेज चली गई थी, ना ही मुझसे आज भी 1 रुपये का कर्जा है, ना भी पीने के समय था। तो ये सब कुछ अड़चनी मुझे आती थी। लेकिन जब मैंने अपना नजरिया बदला कि मेरी मिसेज चली नहीं गई है, लेकिन हम एक घर में दोनों रहते थे और हमारी बातचीत महीना महीना 2-2 महीने नहीं चलती थी। तो ये मैंने समझ गया कि जो मेरे से बात नहीं करते तो एक प्रकार से हम अलग ही हो। सिर्फ दो जिंदा लाशें घर में रहती है, बाकी देखा जाए तो वो अलग ही है। और इस तरह से जब मैंने अपना नजरिया बदला, अपने दृष्टिकोण को चेंज किया, तब मुझे पता चला कि हाँ, मुझे कभी भी शायद मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से घर में रहती है, लेकिन मानसिक रूप से मेरे से दूर चली। इस नजरे को मैंने पकड़ा और मैंने ये भी सोचा कि भाई मेरे पे कोई कर्जा नहीं है, लेकिन 15 सालों में जो मेरा शराबी 21 सालों का जीवन था, उस 21 सालों में मेरी फाइनेंशियल शायद 15 या 20 साल 20 लाख रुपए खर्चा करके स्थिति में आया, तो वो भी एक प्रकार का मेरे फैमिली पे कर्जा था। इस तरह से बातें सोचने के बाद अगली समय से मैं अपना नजरिया बदला। शुरुआती दिनों में ऐसी अड़चने आई है कि जो हमारे ओल्ड टाइमर आते थे वो हमें एक बच्चा समझ के ट्रीट करते थे, ना कि एक मेंबर समझ। अरे हम बोलेंगे वो कायदा, हम जो बोलेंगे वही सही है। और सिर्फ की बातें तो कुछ होती भी नहीं। मेरे जमाने मुझे 2016 में आया, 2014 से तो 2020 तक ऐसी स्टेप्स की बातें कुछ भी मेरे समूह में, मेरे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने कभी सुनी नहीं। ना ही केवल टाइमर के जैसे, ना किसी ने। और शायद ये भी हो सकता है कि कहीं और कोई उन्होंने शेयर की होगी, लेकिन मेरे सामने। तो मुझे लगता था कि ये क्या, ये शराब सिर्फ शराब छोड़ने का कार्यक्रम है। बाद में मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम जो है शराब पीने का नहीं है, एक जिंदगी जीने का है। और मैंने एक देखा कि अल्कोहलिक और रियल अल्कोहलिक, ये मेरी सोच है दोस्तों, कि अल्कोहलिक क्या होता है और रियल अल्कोहलिक क्या होता है। ये मैंने जब खुद के बारे में सोचा, तो अल्कोहलिक का जो मैंने अर्थ निकाला मेरे बारे में, कि जिसको सिर्फ शराब की समस्या है वो अल्कोहलिक। और मेरा मैं जो हूँ रियल अल्कोहलिक हूँ, जिसको शराब के साथ साथ हर तरह की समस्या है। जैसे कि फैमिली की समस्या है, फाइनेंशियल है, और सोशल समस्या है। ये सब समस्या मेरे जीवन में आती है। और जो मुझे स्टार्टिंग में जो आई इस लेवल पे, तो मैंने स्पॉन्सर लिया था, लेकिन वो सिर्फ टीका लगाने के लिए लिया था कि स्पॉन्सर लेते हैं तो ले लिया। बाकी कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। और कोई बातें नहीं हो रही थी, ना ही स्पॉन्सर ने मुझे कभी उसके बारे में बताया और ना ही मैंने कभी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, इस समस्या का समाधान अल्कोहलिक आने से मुझे मिला है।
ये कोरोना काल में कुछ टिप्स की बातें शेयर हुई ऑनलाइन पे, और मैंने समझने की कोशिश किया। और सिर्फ समझने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितना अनजान था इस टिप्स के बारे में। और टिप न होने की वजह से मैं पूरा ड्राई रख गया। जब 1 साल हुआ था मुझे, 16 जुलाई 2017 को 1 साल हुआ था। और मैंने पिताजी को बोला था कि नहीं, मुझे 1 साल हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि तेरे रूम के बाजू में जो छोटे से शराब की बोतल वो किसकी है, ये समस्या आई थी मेरे लिए। तो मैंने इस समस्या का समाधान इस प्रकार से निकाला कि मैं बोला, इतने सालों से मैं दारू छोड़ता हूँ करके मेरे फैमिली को बताया, छोड़ नहीं पाया, तो आज 1 साल में वो क्या यकीन कर रहा है। तो मैं क्या उसको उसकी मीटिंग पे चला गया था और मीटिंग में जाता था। शुरुआती दिनों में 7 6 महीने में मुझे एक समस्या आई कि मुझे एक प्रोग्राम में जाना था। और मुझे पता था कि प्रोग्राम में शराब होती है क्योंकि मेरे फैमिली प्रोग्राम था। लेकिन मुझे बताया गया था कि भाई आप किसी और को बता के जाइए। तो मैंने, उस समय हमारा ग्रुप बहुत नया नया था, ज़्यादा सोसाइटी नहीं थी हमारे ग्रुप में। मैं ही एक तीसरा आदमी जो ज़्यादा सुपर हुआ आज। जो 8 साल वाले है, उसके बाद 2 8 साल वाले हैं, उसके बाद मैं 6.5 साल। तो उस समय दोनों नहीं थे जो 8 साल हुए, क्योंकि मैंने 2 साल बर्बाद किए और करने की वजह से दोनों 8 साल के हुए, तो मैं भी 8 साल का। तो नया नया ग्रुप था, तो मैं बोला, जो मेरे जो हमारे तेल ईश्वर उन्होंने बताया था कि आप किसी भी प्रोग्राम पे जाइए तो किसी को बता के जाइए, क्योंकि उसमें मेरे को शराब का मतलब पूछने वाले थे शराब पियेंगे, तो इससे पहले सब हुआ था जितने भी प्रोग्राम मैंने अटेंड किए। और उन्होंने उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि ईयरफोन को आप हमेशा अपने साथ रखिए और शेयरिंग अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें। आज भी मेरे मोबाइल में कम से कम 600 शेयरिंग रिकॉर्ड है। मेरे 6.5 चालू है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और ईयरफोन हमेशा मेरे साथ है। इवन सवेरे 7 बजे मैं खेलने जाता हूँ तब भी ईयरफोन मेरे हाथ में रहता है, और रात के सोते ठीक तो ये मेरे बचने का साधन है। तो जैसे मैं उस प्रोग्राम में गया, और मैंने बताया था उनको कि मेरा टाइमिंग ये 3 4 बजे मुझे पूछा जाएगा। बस वैसे हुआ मेरे, तो उसके भाई से बड़े, तो मुझे पूछना है कि भाई चलो जवाई कुछ लेते हैं, ऐसे घूम के आते हैं। और मुझे पता था कि घूम के आने का मतलब क्या होता है। घूम के आने का मतलब वही था कि शराब लेते हैं। अब वो मेरे रिलेशन में थे तो ज़्यादा नहीं बोल पाए, चलो जवाई पियेंगे वगैरह, ठीक, मतलब वो सब समझने की बातें थी। तो मैंने बोला नहीं, बोला मैं। अब वो चले गए, उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को भेजा। अब दोस्त का मेरा कुछ रिलेशन रहता नहीं, और मैं भी उनके दोस्त से ज़्यादा जानता नहीं था, थोड़ी बहुत पहचान थी। अब उन्होंने सीधे ही बोल दिया मुझे, भाई जवाई चलो दारू पियेंगे। मैं बोला मैं नहीं पीता। तो उन्होंने कहा कि रम पियेंगे। मैं बोला मैं रम नहीं पीता। उनको लगा कि रम नहीं पीते होंगे तो विस्की पी होंगे, तो उन्होंने कहा विस्की पिए। मैं बोला नहीं नहीं, विस्की भी नहीं पीता, बियर पियेंगे। ऐसा सब कुछ इन्होंने बोला, लेकिन नहीं बोला, क्योंकि पहली बार मैंने 7 महीने की सोबराइट लिया था तब। फिर वो मैंने बता के रखने की वजह से मुझे वो वेल सर का फोन आया, और उन्होंने मुझसे बात की 15 मिनट तक। वो भी ज़्यादा समय नहीं दे पाए, तो 15 मिनट तक कहा उन्होंने। तो उन्होंने उसके बाद मुझे कहा कि भाई आपकी मिसेज जहाँ पे बैठी है, जहाँ प्रोग्राम है, और आपके जो बच्चे हैं, वहाँ जाके जहाँ बैठे हो आप, वहाँ जाके बैठिए और उनको देखते रहिए और सोचते रहिए कि अगर मैं शराब पीता हूँ आज के दिन तो क्या हो सकता है। ठीक मैंने वैसा ही किया, कि समाधान था मुझे जो बताया गया था। ठीक मैंने वैसा किया, उनको देखा मैंने, नीचे से फिर वो अपनी काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और मैंने उनको देखा और सोचते रहा कि अगर मैं आज शराब पीता हूँ तो जो मेरी जिंदगी की हालत क्या हो। तो आज मेरे मिसेस वहाँ पे हंस हंस के प्रोग्राम को अटेंड कर रही है, जिसने आज तक कभी किसी भी प्रोग्राम में अटेंड नहीं किया था। उसका दिल जो था या दिमाग था वो मेरी तरफ था, और शरीर सिर्फ वो कार्यक्रम में रहता था। आज वही मिसेस वहाँ पे एक अच्छी तरह से कार्यक्रम अटेंड। तो मैंने फिर अपना ईयरफोन निकाला, ज़्यादा देर तक नहीं बैठा मैं, 15 मिनट का। और उसके बाद मैंने मोबाइल निकाला, उससे मैंने एक काम किया था कि जो हमारे लिए यहाँ पे लिस्ट आती है, इसमें जो ओल्ड टाइमर रहते हैं 30 साल या 32 साल सोबर, तो मुझे एक ऐसा ही अंदाजा हुआ था कि जो आदमी 30 या 32 साल सोबर है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में 30 उम्र के 30 साल में आया होगा, तो आज वो 60 साल का होगा, यानी 65 साल का। तो उसके पास बहुत सारा खाली समय होगा। तो मैंने ऐसे नंबर सेव करके रखे।
तो मैंने उनको फ़ोन किया, एक बबन डीन बॉम्बे के थे, उनको मैंने फ़ोन किया और उन्होंने मेरे साथ 1.5 घंटा बैठा। तो जो मुझे शुरुआती दिनों में जो अड़चनें आई आज के मामले में, तो मैंने ये इस प्रकार का उसका समाधान निकाला और फिर 1.5 घंटे के बाद वो मेरा जो क्रेविंग था या जो मेरे दिमाग में खराब आई थी, उसका जो आकर्षण निर्माण हुआ था, वो निकल गया और मैं उस चीज़ से बच गया। और एक ऐसा ही प्रसंग हुआ था कि जहाँ पे मैं गया था अहमदनगर में और वहाँ पे चारों दिन सवेरे और शाम शराब थी। उस समय भी मैं क्या करीब 1 साल सोबर था। अब वहाँ से मैं भाग नहीं सकता था और कहीं नहीं जा सकता। लेकिन मैंने क्या किया कि उस टेबल पे बैठा रहा। मुझे मतलब मुझे चांस ही नहीं था कहीं जाने का और कहीं बैठने का क्योंकि अनजान स्थिति थी। तो मैंने सीधा ईयरफ़ोन अपने कान में डाला और जो भी शेयरिंग थी सब लगा के रखा। उस शेयरिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन मैं अल्कोहलिक शरीर से टच में था और वहाँ पे जो भी खाना था वो फटाफट मैं मँग लिया था, ये लाओ, वो लाओ, खिलाओ, फिश लाओ या चिकन लाओ। मैं सिर्फ़ वो खाने लग गया। ये कुछ समस्या ज़िंदगी में शुरुआती दिन में आए और इस तरह का मैंने समाधान समाधान खोजा। और जैसे-जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, तो कुछ ऐसे भी समस्या आई फैमिली तौर पे। अभी-अभी मेरे पिताजी की डेथ हुई, आज से 3 महीने पहले और उनको पैरालाइज़ हुआ था और मैंने उनको दवाखाने में भर्ती किया था और उस समय मुझे लगा कि दिमाग में आया अल्कोहलिक हूँ मैं, रियल अल्कोहलिक हूँ। तो मुझे दिमाग में ऐसी चीज़ आई कि ये पिताजी अगर गुज़र जाएँगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो समस्या मुझे बहुत बड़ी लग रही थी कि आप इसके बाद पैरालाइज़ होने के बाद इनका फ़ोन कैसे करेगा? इनको उठा के लेके जाना पड़ेगा, संडास में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पूरी चली गई थी और इनको तो मुझे पूरा मतलब अपना काम-धाम छोड़ के इनके पीछे लगना पड़ेगा। इसलिए मुझे दिमाग में रियल अल्कोहलिक होने की वजह से ख़्याल आया था कि भई ये मेरा मध्यपाशी है कि ये गुज़र जाए तो अच्छा रहेगा। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो समस्या आई थी और सरकारी वो दवाखाने में 5-6 दिन रखा। उनसे इसमें कुछ सुधार नहीं आया। अब क्या किया जाए ये समस्या मेरे सामने थी। तो ऐसे समय में मुझे जो बताया गया था ग्रुप काउंसलिंग की बात, वो मैंने किया। मैंने मेरी सबसे पहले सिस्टर लोगों को फ़ोन लगाया, सभी सिस्टर को एक-एक करके। सबसे बड़ी सिस्टर को लगाया उनको बताया कि भई ऐसी-ऐसी है तकलीफ़ और यहाँ पे ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। सुधार के चांसेस कम है क्योंकि पिताजी की जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वो सिर्फ़ दवाखाने में बैठ के इधर-उधर देखते थे और कुछ भी नहीं करते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जीने की इच्छा खत्म होगी। तो उन्होंने कहा कि भई घर को लेके आइए। फिर मैंने सेकंड सिस्टर को भी लगाया। उन्होंने भी वही कहा। थर्ड नंबर की सिस्टर मेरी डॉक्टर है। तो उनको ज़्यादा पूछा उनको कि क्या हो सकता है इससे? तो उन्होंने कहा कि 78 साल की उम्र में जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है और आपके पिताजी कुछ स्वाभिमानी प्रकार के हैं, तो उनको वहाँ रखने की बजाय आप घर में लेके आइए और हम सबकी तैयारी रहेगी कि जो भी हो जाएगा शायद अगर उनकी डेथ भी होती है जाने के बाद, तो भी हमें मंज़ूर होगा। क्योंकि मैं ऐसे समय से मैं था कि अगर मैं कुछ निर्णय लेता हूँ और उसके बाद उनकी शायद अगर डेथ होती है, तो ये सभी बहनें मेरे ऊपर चढ़ जाएगी या मुझे जो भी बोलेंगे ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैंने ग्रुप कॉन्फ्रेंस के तहत सभी को पहले बात किया और उनसे बात करने के बाद पिताजी को लाया। लेकिन उससे पहले मैंने 2 और आदमी से बात किया, हमारे क्लब के कुछ डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर उनसे भी बात किया और मेरे जो दोस्त है 30 साल से, तो वो उम्र से मेरे से 10 साल बड़े हैं, उनसे भी बात किया और उन्होंने कहा कि ऐसी उम्र में कुछ नहीं होगा, आप घर में लेके आइए, दवाखाने में रख के ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और मेरे स्पॉन्सर से बात की, मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि सभी से आपने ग्रुप काउंसलिंग किया क्या? मैंने हाँ किया, तो ये 8 जने के बाद ग्रुप काउंसलिंग करने के बाद मैंने पिताजी को घर में लाया है और पिताजी को 1.5 साल जो मुझे सेवा करने का उनका मौका मिला 1.5 महीने तक, नवंबर 31 के पहले और फिर नवंबर 31 को उनकी डेथ हुई। ये भी मेरे सामने एक समस्या खड़ी थी क्योंकि मेरा पिताजी से बहुत बड़ा लगाव था। तो मैंने मतलब सवेरे 6 बजे जब मैं उठा तो वो जो घर-घर लगी थी जैसे डेथ होती है उस समय के जो भी सिस्टम थे वो सब हुई हो रहा था। तो मैंने उनका मुँह वगैरह पोंछा और उनको थोड़ा पानी पिलाया और थोड़ा बाथरूम चले गया। मैं जब वापस आया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो सबसे पहले मुझे पता चला कि अल्कोहलिक साइलेंस में आने के बाद कि मुझे भावना का जो कंट्रोल है वो मैं रख नहीं पाता हूँ। तो ऐसी समस्या मेरे सामने आने के बाद मैंने 6 बजे सबसे पहले ए मेंबर को फ़ोन लगाया, ना कि मेरे सिस्टर लोगों को।
ना किसी और को, ना मेरे रिलेटिव को, क्योंकि मुझे पता है कि रिलेटिव आने तक मुझे जो सँभालने वाले हैं, सब मेरे ए मेंबर। मैंने अपने 2 ए मेंबर को फ़ोन लगाया, वो आए, दिन भर मेरे साथ ही शाम तक, जब तक जिसका पूरा कार्यक्रम नहीं हुआ तब तक। उसके बाद मैंने सिस्टर लोगों को लगाया। और अब यहाँ पे आने के बाद, इस समस्या में आने के बाद, मेरे पिताजी ने एक और विल ऐसे लिख के रखा था कि भई मेरे बिगड़ने के बाद कभी नहीं करना, तीसरा दिन नहीं करना, जो हमारे यहाँ पे मुंडन होता है वो नहीं करना, वो सब चीज़ें मैंने लिख के रखी थी और मेरे को और मेरे शिक्षक को भी पढ़ के बताई थी। अब मुझे मेरे साथ एक समस्या और आ सकती है कि अब कैसे करना है, कि मुंडन करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने मेरे जो गवाही है उनको पूछा, भई पिताजी ने तो ऐसे लिख के रखा था और आपने भी पढ़ा है, तो अब क्या करें? मेरी इच्छा नहीं थी उस समय मुंडन करने की, तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको मानता हूँ ज़्यादा, तो समझदार आदमी तो मैं उनको मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी इच्छा लगाने की बजाय अगर आपकी चारों सिस्टर की भावना को अगर समझेंगे और मुंडन करने का प्रोग्राम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहली बार मैंने वो अपनी इच्छा को बाजू में रख के, सिस्टर की भावनाओं को समझ के मैं अपना मुंडन किया। आज वो बाल आ चुके हैं, लेकिन ये समस्या कुछ इस तरह से आती है ज़िंदगी में कि जहाँ मैं इसको नहीं सँभाल पाता हूँ, तो मुझे काल्पनिक शायद जो बताती है या जो ग्रुप कॉन्शियस होता है, उसको लेके मैं आगे बढ़ा। तो वो सब सब अच्छा हुआ और पूरा खर्चा वगैरह सब मेरे सिस्टर लोगों ने ही किया, तेरी का या जो भी है, तेरी भी की हम। मैंने भी बोला था कि तेरी, तो मुझे मेरे सिस्टर को पता था कि ये तेरी तरफ से मतलब नहीं करेगा, तो इच्छा नहीं, लेकिन तो उन्होंने मुझे पहले कह दिया कि नहीं पूरा खर्चा मैं ही करूँगी। बात खर्चे की नहीं हो रही थी, बात हो रही थी भावनाओं की, खर्चा मैं भी कर सकता था। तो उनकी इच्छा अनुसार फिर वो सब हुआ और इस समस्या से मैं बाहर निकला, इस प्रकार का समाधान मैंने लिया। अब ये सब चीज़ें होती गई और मुझे एक समस्या ऐसी आई कि भई स्टेप लेना है कि नहीं लेना है, ग्रुप लेवल पे या मेरी स्टेज पे। तो जब मैंने स्टेप लिया, तो मुझे ये समस्या आई थी कि क्या मैं फर्स्ट स्टेप लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन वैसे समय मुझे ख्याल आया वो सेकंड स्टेप का कि जो तेरा भाग्य मेरे जीवन जो गुम जो हो चुका है, उसे भगवान ही ला के देगा वापस, तो वो भी अनुभव के। इस पर मैं भरोसा किया, भगवान पे भरोसा किया और जब स्टेप पूरी किया, तो वो मज़ा जो ज़िंदगी का है, जो समस्या आज आती है, उसको मैं स्टेप के सहारे समझने की और दूर करने की प्रक्रिया में चलता हूँ। आज जब भी मैं किसी को स्टेप की और एक बात तो ऐसी भी हो रही है सब स्टेप लेने के बारे में कि भई 90 दिन के बाद लीजिए, 1 साल के बाद लीजिए या आप मीटिंग में आए तो 3 स्टेप हो चुकी है। इस प्रकार से सीनियर या जो ओल्ड टाइमर्स ऐसी बातें करते थे, तो मुझे ऐसा लगता कि ऐसे कैसे? तो ऐसे ही एक बार दिमाग में मेरे आ गया, शायद भगवान ने डाल दिया होगा। तो ऐसा लगा कि भई उस समय कोरोना चालू था और मैंने एक दोस्त को बोला, "भई आप स्टेप लेना चाहेंगे क्या?" तो उन्होंने ऐसे कहा था कि भई कुछ लोग बोलते हैं कि 90 दिन के बाद लेना चाहिए, कुछ बोलते हैं 1 साल के बाद। तो मैंने उनको सिर्फ़ एक सवाल पूछा कि भई अगर आपको आज कोरोना डिटेक्ट होता है, तो आप मेडिसिन कब लेंगे? तो उन्होंने कहा कि भई मेडिसिन तो आज ही लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला वैसे ही अगर मुझे अगर डिसीज़ हुआ है और उसकी जो गोलियाँ है वो 12 कदम है, तो वो कब लेना चाहिए? तो उन्होंने कहा था आज। तो वही मैंने आज मैं अगर किसी को वो स्टेप के बारे में सुझाव देता हूँ, तो मैं यही उदाहरण देता हूँ कि भई आपको अगर कोरोना डिटेक्ट होता है तो आप गोलियाँ कब लेंगे? या आज की डेट में ऐसा सुझाव देता हूँ कि भई आपको अगर टाइफाइड होता है तो आप गोलियाँ कब लेंगे? 90 दिन के बाद लेंगे क्या 1 साल के बाद? वही सुझाव मेरे दिमाग में आया, वो करते गया। ऐसे समस्या से निकलते-निकलते आया हूँ मैं और ज़िंदगी में अभी ये जो मेरे नवागत मैं जो उसको समझता हूँ, तो बहुत सारी समस्या आज भी आती है ज़िंदगी में मेरे। कभी भी मुझे एक स्टेप लेने के बाद एक समस्या आई थी कि भई माफ़ी कैसे माँगी जाए? क्योंकि मेरी मेरी जो सिस्टर थी सेकंड नंबर की, उनके देवर की शादी में बहुत बड़ा मैंने गड़बड़ किया था और बहुत ही मतलब हंगामा मचाया था करीबन 11 बजे के करीब-करीब सवेरे। और वो बात मुझे बहुत ही खटक रही थी बहुत दिनों से, तो मैंने बोला यार इसका समाधान कैसे किया जाए? क्योंकि ये बात मुझे जीने नहीं देती अंदर से मतलब मुझे खरोच रही थी या काट रही थी। तो
मैंने तो अभी पिछले 4-5 दिन पहले कि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम रखा है कि महाशिवरात्रि आप आइए, और वो उनके भाई के बेटे का ही कार्यक्रम है। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि यही वक़्त है, जहाँ मैं उनके घर में जाके वो माफ़ी माँग सकूँ। तो मैं वो कार्यक्रम में गया और उसी मंडप में मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया और अपनी जवाई को बुलाया और उनको वो बात बताई। भई 2014 में इस प्रकार की गड़बड़ हुई थी मेरे से, आपको याद है, और मैं इसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। जब मैंने माफ़ी माँगा तो उनके चेहरे, मतलब मेरी सिस्टर का चेहरा बहुत ही नर्वस था। मतलब उसको एक शायद आश्चर्य कारक धक्का भी लगा हो कि भई ये आदमी कैसे क्या माफ़ी माँगता है, जो मेरा बड़ा भाई है, तो कैसे माँग रहा है, बात कैसे करे, ऐसे टाइप के उसके चेहरे पे थे। और जवाई के चेहरे पे ज़्यादा नहीं थे, वो सिर्फ़ मुझे देख रहे थे। और मैंने उनको वहाँ उस समय जो माफ़ी माँगी, उसके बाद तो मेरा अंदर से जो दिल मेरा सचेत रहा था, जो कमज़ोर हो रहा था, तो ये वो निकल गया, उसका समाधान मैंने माफ़ी से निकाला हूँ। ऐसी कुछ वाक़ये की बात है कि जहाँ पे मुझे माफ़ी माँगते समय देर हो गई है। जैसे कि मुझे मेरे पिताजी की माफ़ी माँगना था, लेकिन जो मुझे बताया गया था कि भई अगर आपको अभी नई स्टेप के अंदर कि आपके माफ़ी माँगने से किसी को दर्द हो सकता है या उससे किसी को दर्द हो सकता है, तो आपको माफ़ी को टालना है। तो मुझे बात पश्चात तो मैंने एक सीनियर ओल्ड टाइमर को फ़ोन लगाया कि भई ऐसे-ऐसे है, मैं माफ़ी तो माँगना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी-ऐसी बात है, मेरे पिताजी ज़्यादा उम्र के, तो कैसे? तो उन्होंने कहा था कि आपको माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी जो सेवा करेंगे, अभी की उम्र में जो उनको चाहिए, वो सब दीजिए, वही आपकी माफ़ी होगी। तो मैंने वो 1.5 महीने में वही किया। और जब इसका मुझे प्रमाण कब मिला कि जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी और सवेरे 6 बजे मैंने डॉक्टर को बुलाया उनको चेक करने के लिए। तो डॉक्टर ने सब उनके पार्ट चेक करने के बाद उनकी आँखें चेक की। तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी आँखें एक समाधानी जो आदमी गुज़रता है, मर जाता है, उस टाइप का है, जिसकी ज़िंदगी में पूरा समाधान हो, कोई इच्छा अतृप्त ना हो, इस टाइप की इनकी आँखें बहुत ही शांत और समाधानी। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी माफ़ी है कि वो अपनी जब गुज़रे तो बहुत ही शांत और समाधानी रूप से गुज़रे। तो ये मेरे लिए माफ़ी हुई। ये भी एक समस्या मेरे था सामने की, जिसका समाधान मैंने किया। अब कुछ बातें ऐसी भी है कि जिसके कारण मेरे ग्रुप पे मेरे से, मैं एक तो अभी 46 साल का हूँ, तो मेरे ग्रुप वाले को जो छोटे जो मतलब कम से ये है सोसाइटी वाले, उनको मेरे से जो परेशानी होती है, ये भी एक समस्या ही है। तो उसमें से एक समस्या जो मैं मतलब उनको जो परेशान करता, मतलब उनको जो तकलीफ देता हूँ, वो मैं शेयर शेयर करने की कोशिश करूँगा कि मेरे आज 2 साल वाले, 3 साल है, 3 साल वाले बच्चे जो लोग हैं, उनको मैं हमेशा टोकते रहता था कि भई इस टाइप से शेयरिंग करो, उस टाइप से शेयरिंग करो। मैं मतलब खुद को सीनियर समझ के उनको बताने की कोशिश कर रहा था कि अल्कोहलिक चैलेंज का कार्यक्रम, ये भी एक समस्या मुझे लगती है मुझे मेरी। तो मैंने उनको बोलने की कोशिश किया, तो उसमें से एक आदमी ने मुझे कहा कि भई आप जो बताते हो ठीक है, लेकिन आप अकेले में बताएँगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 जनों के सामने अगर आप बताएँ तो वो इरिटेट होता है। तो उस समस्या का समाधान मैंने ऐसा एक निकाला कि मैं पूरे अभी जो भी बताना चाहता हूँ उनको तो सिंगल में बताता हूँ। और जो बताने की जो मेरी सिस्टम थी, जो आवाज़ का जो ये था ज़रिया, तो वो बहुत ही एरोगेंट टाइप का रहता था कि भई ऐसा करो, वैसा करो। आज इसको मैंने थोड़ा-सा चेंज कर दिया। आज इनको प्यार से बात करता हूँ कि भई अगर आप इसको शेयरिंग इस प्रकार से लाएँगे, तो आपको भी फ़ायदा होगा और ग्रुप को भी फ़ायदा होगा और टीम मेंबर को भी फ़ायदा होगा। तो ऐसी समाधान को मैं निकालने की कोशिश से निकला हूँ। ये ऐसे होता है मेरी ज़िंदगी में। और कुछ जो ओल्ड टाइमर है जिनको मेरे से चिढ़ होती है, तो वो भी मुझे समझ आती है कि मेरे बारे में मैं तो ये कहूँगा कि मेरे वोटर फेलोशिप में सबसे ज़्यादा अगर कोई बदनाम है तो मैं हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रुप लेवल पे मेरे ही विचारों का विरोध होता है। तो मैं ये समझ लेता हूँ ऐसे समय में, ये भी एक समस्या मुझे लगती है कि ये ऐसी समस्या है, तो मैं ये समझ लेता हूँ कि भई ये कुछ वक़्त के मारे लोग हैं या सीनियर लोगों के बारे जो बातें बताते हैं उनके बारे में, तो वो इनको एक आगे भी जो रहता है आदमी, तो बीमार व्यक्ति रहता है, उसको जिस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो उस ट्रीटमेंट के तहत उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता हूँ।
तो वो समस्या भी मुझे निकल जाती है और आज की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में ऐसी भी समस्या आई है अब कि अभी जैसे ये अब मेरा 6वां प्रॉपर्टी हुआ और मेरा 15 अगस्त को ये था मतलब ग्रेच्युटी डे था और मेरे स्पॉन्सर मेरे घर में आए थे, तो उन्होंने मेरे मिसेज़ से पूछा कि भई कैसा है संजू का? कैसे चल रहा है, उनका क्या चल रहा है? तो मेरे मिसेज़ ने कहा था कि भई इनकी शराब नहीं पीती है, बाकी ये वैसे के वैसे इसके इनमें कोई बदल। तो ये भी मेरे लिए एक समस्या थी कि यार मैं 6 साल से ए में चल रहा हूँ, कितने लोगों को स्टेप्स सिखा रहा हूँ, ग्रुप चल रहा है, शेयरिंग कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हो रही है, शेयरिंग कर रहा हूँ। लोग मुझे टीम मेंबर से हर समस्या का समाधान पूछने के लिए मेरी दुकान में आते हैं, मैं सबका समाधान करता हूँ। लेकिन मेरी मिसेज़ का ऐसा क्यों है? लेकिन उसका मैंने पॉज़िटिव अपने दिमाग में समाधान निकाला कि इस मिसेज़ ने 6 साल तक मेरी शराब के बारे में बात नहीं की, कि इनकी शराब बंद है। आज इसमें कम से कम उतनी तो डेयरिंग आई है कि कम से कम बोल तो पा रही है मेरे सामने कि शराब रुकी है लेकिन इनमें कोई बदल नहीं। तो मेरे लिए ये एक अवसर है कि अपने आप को बदलूँ और उसको जो चाहिए, उसके दिमाग में जो चाहिए क्योंकि उसके दिमाग में है वो 2 साल वाला जो मतलब शादी के पहले के 2 साल, जो शायद हमारे हनीमून पीरियड थे और उस समय जो मेरी बिहेवियर था जो एक अच्छा था, तो वो शायद कुछ आज हट गया है, मेरी बीमारी की वजह से, तो उसको मैं दुरुस्त कर पाऊँ, तो ये मेरे चांस है, कम से कम वो बोल तो पाई है। इस तरह से मैंने इसको पॉज़िटिव समाधान खोजने की कोशिश किया और आज उसके साथ वो चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ और जो आज घर के सब काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शुरुआती दिन में ऐसे कुछ काम थे जिसमें मेरा अहंकार था कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं इसको थोड़ा-सा चेंज करके कि मेरा ये कर्तव्य है। तो ऐसी समस्या जो आई है, इसमें मैं मेरा कर्तव्य है, ये समझ के मैं करता हूँ। आज भी ज़िंदगी में ये समस्या छोटी बहुत होती है, आती है। आज सवेरे ऐसी आई थी कि सवेरे तो थोड़ा-सा बात कर रही थी। मैं मेरे 2 बच्चे थे, सवेरे 7 बजे का टाइम था। उन्होंने कहा कि तुम अपने काम कुछ बराबर नहीं करते, घर में कचरा करके रखते हो। अब ये सवेरे-सवेरे अगर बात हो रही है तो ज़ाहिर है कि मेरे जैसा अल्कोहलिक को दिमाग पे लेता ही है। तो मुझे लगा कि ये दिमाग की कुछ बातें आ रही, तो मैंने फटाक से बोला छोटे बच्चे को, "चलो भई अपन चलते हैं, तेरी कटिंग करके आते हैं।" और मैंने उसको कटिंग करने के लिए गया और मैं 7:30 की हमारी गुड मॉर्निंग मीटिंग होती है, उसमें जाके बैठ गया। तो ऐसी कुछ समस्या जहाँ पे आती है तो मैं जगह छोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं भागा नहीं हूँ। लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये जगह छोड़ना ज़रूरी है, तो मैंने वो जगह छोड़ दी है। तो वो समस्या का समाधान फिर आने के बाद सब कुछ तो अभी सही हो गया है और ऐसी ही समस्या आती है। अब लास्ट की समस्या जो मेरी ज़िंदगी में आई है, बताने की कोशिश करता हूँ कि जो बहुत ही मुझे लगता है कि ज़रूरी है बताना क्योंकि हमारे बुक में भी कहा गया है कि लैंगिकता के बारे में कि अगर हम लैंगिकता के सामने अगर दिखते हैं या हमें अपनी ज़िंदगी में जो लैंगिकता का किया है पहले, अगर उसका हमें खेद नहीं हुआ है और हम उसी तरह का आचरण करते हैं, तो हम दारू बिल्कुल पक्का पिएँगे। मराठी में लिखा है कि मद्यपान हमें निश्चितपणे करना है। ये मैंने पढ़ा हूँ, तो ये स्टेप समझने के बाद मुझे समझा है, तो ऐसी समस्या मेरी ज़िंदगी में आई थी। अ, आज कभी कई साल में जब समझने के बाद फिर एक पुरानी जो अफेयर ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि हैप्पी बर्थडे। तो मुझे ये अचानक मतलब ये लगा कि ये हैप्पी बर्थडे क्या होता है? वो मेरा रिलेशन है आफ्टर मैरिज रिलेशन खत्म हो चुका था। फिर समझने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था लेकिन मैं एक अल्कोहलिक हूँ, रियल अल्कोहलिक। तो ये सब चीज़ें फिर से दोबारा आती है ज़िंदगी में और मैं उसको मतलब कोशिश करता हूँ कि कैसे हैंडल किया जाए। तो मुझे फ़ोन आया और कहा गया कि हैप्पी बर्थडे तो मैं बोला किस चीज़ का हैप्पी बर्थडे? भई मेरा तो बायो मतलब जो मेरे जन्म तिथि वो है नहीं 21 जून। उन्होंने कहा था कि 21 जून को आपने मुझे प्रपोज़ किया था और अपनी फ्रेंडशिप बढ़ी थी और तब वो चीज़ें हुई थी। अब मुझे यहाँ पे लग गया कि भई आज सामने वाले से फ़ोन आया है, तो अपने को चांस है अभी कुछ करने का, यानी अपन रिलेशन बढ़ा सकते हैं। तो मैंने वो रिलेशन बढ़ाने की कोशिश किया। अब यहाँ पे मुझे वो भगवान ने जो अंदर से आवाज़ देती है, सिक्स्थ सेंस की बात होती है 10वीं स्टेप में कि हमारा छठवां इंद्रिय हम काम करने लगता है। तो छठवें इंद्रिय ने काम किया और उनसे मैं जब बातें किया तो उन्होंने ऐसे एक आदमी की बात बोल दी किया कि जिसने वो आदमी भी मेरे जैसा ही लैंगिकता के में था।
तो मुझे दिमाग में वो चीज़ आई, भगवान ने डाली कि भई देख, ये औरत जो आदमी की बात कर रही है, तो ये औरत अपनी मिस्टर से प्रामाणिक नहीं रह सकती, ऑनेस्ट नहीं रह सकती, वो कैसे कह सकती। लेकिन मेरे जैसे बेवड़ा मैं मानने वाले में से मैं हूँ, तो हमारे अल्पसंख्यक में कहा गया है अल्पसंख्यक कि प्रयोग ना करें। क्योंकि मैं प्रयोग जब तक करूँगा नहीं या मुझे ठेस नहीं लगती बड़ी तरह से, तो मैं प्रयोग करते रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसलिए करता हूँ कि ज़िंदगी में वो उसके एक्सपेरिमेंट के कारण मुझे बहुत मतलब फ़ायदा हुआ था। ऐसे एक्सपेरिमेंट के कारण मैं कुछ लफड़े किए थे। वो दिमाग में मेरे आज भी कैद है। आज उस दिमाग को सिर्फ़ चाबी लगा के दरवाज़ा लॉक करके बाकी दिमाग में प्रिंट है वो सब फ़ॉर्मूले। तो मैंने वो ट्रिप को मैंने ट्राई किया और दूसरी बार मैंने फिर एक 4-5 दिन में ट्राई किया। वो तो वहाँ पे खड़ी थी एक चौक में, तो चौक से मतलब वो रास्ते से इस पार से इधर आई, मैं देखने गया था और दूसरे के साथ तो वो चली गई और तो फिर और दिमाग में ख़्याल आया, भगवान ने डाला कि भई देख, ये अगर दूसरे के साथ जा रही है, तेरी नहीं हो सकती, तू क्यों पीछे उसके जाता है? तो लेकिन मैं ये दिमाग में आने के बाद भी मैं मानने वाले से नहीं हूँ। जब तक मेरे अहंकार को पूरी तरह ठेस नहीं पहुँचती, मेरे ईगो को, तब तक मैं मानने वाला था। कि मैंने एक 4-5 दिन के बाद फिर से एक ट्राई मारा। लेकिन उस दिन मैं जा रहा था मैसेज करने के लिए, तो मुझे औरत दिखी और मैंने उनसे जाके बात किया, कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं, क्या चल रहा है वगैरह। तो अचानक उनके मुँह से वो शब्द निकला जिसके कारण मेरे अहंकार को ठेस। उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरी चौकीदारी करने के लिए आते हो क्या? तो वो चौकीदारी जो शब्द है मुझे इतना हर्ट हुआ कि भई सही बात है। और मुझे उस समय ख़्याल आया कि देख भई तेरे जो लफड़े हैं आज तक के जो हुए स्टेप लेने के पहले, वो शायद इसलिए तेरे घर तक नहीं पहुँचे कि तू ग्रुप नया ओपन किया था, नए भाइयों को कैरिंग कर रहा था, उनको मार्गदर्शन कर रहा था। इसके कारण शायद वो भगवान ने तेरे घर में नहीं लेके गए। लेकिन आज ग्रुप एस्टेब्लिश हो चुका है, बेसिक कैरिंग हो रही है, बाकी के लोग मेंबर बेसिक कैरिंग कर रहे हैं। अब तेरी शायद ग्रुप को ज़रूरत नहीं रहेगी और ऐसे समय में भगवान ये लफड़ा तेरे घर में लेके जा सकता है। इसलिए इस औरत के मुँह से वो निकला कि भई तू मेरी चौकीदारी करने के लिए आते है क्या? और मैंने इस बात को समझ लिया और फिर वो एक मैसेज कैरिंग के लिए गया, तब तो उस तो समस्या का समाधान मैंने निकल गया कि उसके बाद मैंने बिग बुक में आके पढ़ा कि भई क्या होता है लैंगिकता से। तो एक एक जगह लिखा है कि अगर इस लैंगिकता के सामने आप झुक जाओ, मराठी लेखक की आना रोडीकडे जर तुम्ही झुकले तर भयंकर दुःख आणि वेदना होणे अपरिहार्य आहे. यानी इस लैंगिकता के सामने अगर आप झुकते तो बहुत बहुत ही भयंकर दुःख और वेदना हो सकती है। आपको होना अपरिहार्य मस्त है, ऐसा लिखा। तो मैंने सोचा कि क्या-क्या हो सकता है? तो सबसे पहले दिमाग में आया कि मैं दारू पी सकता हूँ। फिर मैंने अपने आप को बोला कि दारू पीना क्या बड़ी बात है, मैं इसको बाद में कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मैं समर्थन करने वाला हूँ, सेल्फ जस्टिफिकेशन करने वाला हूँ। तो मैं बोला दारू पी के क्या होगा यार, बाद में कंट्रोल करना। बाद में दूसरा ख्याल आया कि तेरी मिसेज़ सुसाइड कर सकती है। उसको भी मैंने नकार दिया, मतलब ऐसे तो अच्छा है यार, आज उम्र के 51 साल है तो अब क्या ज़रूरत है मिसेज़ की, बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, क्या ज़रूरत है? ऐसे में इस विचार को ढकेलवा दूँगा। और फिर और एक तो आया कि तेरे बच्चों को लोग समाज में ये कह सकते कि ये वही देख लैंगिकता कैसे एक काम लालसा का आदमी आदमी के बेटे हैं। मुझे लगा कि जाने रहे, बेटे की सारी ज़िंदगी करेंगे वो क्या करना है। मैं तो मज़ा करने के चक्कर में रहूँगा। उसको भी मैंने समर्थन को भी समर्थन किया। बाद में और एक सवाल आया, जो मुझे हर्ट हुआ और उससे मेरा सवाल का जवाब मिला। समस्या का समाधान उसमें से निकला। उसमें बोला मतलब मेरे दिमाग में आया कि अगर तेरी मिसेस ने कहा कि तुमने ये सब लफड़े किए हैं, मैं उसके लिए आपको माफ़ करती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे परमिशन से एक लफड़ा तुम्हारे सामने करूँगी, उस समय क्या होगा? तो ये मेरे दिमाग में जब आया तो मैं सोचा कि मैं पुरुष ही अहंकारी व्यक्ति हूँ, तो मैं अपनी मिसेस को परमिशन नहीं दे सकता हूँ। अब जिस चीज़ की मैं परमिशन मिसेस को नहीं दे सकता, वो मैं कैसे खुद कर सकता हूँ? ये मेरे दिमाग में आया। इस समय मैंने इसको उस लैंगिकता को अपने से निकालने की कोशिश किया। उसके लिए मैं आज जो फेसबुक पे कहा गया वो करता हूँ कि किसी के साथ काम करता हूँ और पूरी शिद्दत से काम करता हूँ और उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो आज मिसेज़ के कामों में पूरी शिद्दत से काम करने की कोशिश करता हूँ। जो उसके काम है वो भी मैं खुद कर सकता हूँ, खुद करता हूँ। जिसमें सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है ईगो डिप्लेशन का, वो है बर्तन माँजना। क्योंकि मुझे लगता है कि बर्तन माँजने जैसा ईगो डिप्लेशन जैसा काम कोई नहीं है। क्योंकि मैंने शुरुआती दिनों में ये सब जब किया, तो मुझे ऐसा लगा कि भई आपको अपने को तारीफ़ मिलेगी मिसेज़ की, लेकिन मिसेज़ ने कहा कि नहीं है, ये यहाँ पे बर्तन लगा है, यहाँ पे कुछ गंदा लगा है। तो मेरा ईगो डिप्लेशन वहाँ पे होने लगा कि तेरे को ये सब चीज़ें तो अच्छी तरह से करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों टाइप के बर्तन नहीं माँजता हूँ और वहाँ पे मेरा ईगो डिप्रेशन ये होता है कि
तो वो एक औरत के हिसाब से तेरे को ये सब चीज़ें करना है। तो वो करता हूँ तो ईगो डिप्रेशन अब वो दिमाग में नहीं आता कि मैं अपने दिखाव के लिए कुछ कर रहा हूँ। अब वो ईगो डिफ्लेक्शन के लिए करता हूँ और पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको साफ करता हूँ। तो मेरा ईगो डिफ्लेक्शन इसमें होते जाता है। आज इस मीटिंग में आने के बाद ये जी नवागत होने के बाद कुछ समस्या आई है। तो ये सब समस्या का समाधान मुझे अल्कली साइंस सिद्धि देती है और मैं कुछ ऐसे मेंबर के टच में रहता हूँ जो सोसाइटी में मेरे से कम है, 2 साल 3 साल वाले। उनसे मुझे सीखने की बहुत कुछ मिलता है। आज भी मुझे ओल्ड टाइमर से ज़्यादा शेयरिंग जो अच्छी लगती है मेरे समस्या, क्योंकि मुझे पता है कि इनको जो समस्या आने वाली है, अगर ये शेयर करते हैं तो ये समस्या मेरी ज़िंदगी में आए तो मैं उसको समाधान निकाल सकता हूँ। तो मैं ज़्यादातर नए लोगों की शेयरिंग सुनने की हमेशा उत्सुक रहता हूँ। आज हमारे ग्रुप में एक ऐसी शेयरिंग हो गई थी, उसमें एक लड़के एक 6 साल का है सोब्राइटी वाला, हाँ सॉरी 6 महीने का। उसने कहा कि मैंने अपनी मिसेज का मंगलसूत्र बेच के दारू पिया। अब ये बात मेरे दिमाग में आज के आगे आई कि थैंक गॉड कि मुझे अल्कली साइंस से बचा लिया है कि भाई मैं मंगलसूत्र बेच के दारू नहीं पिया। लेकिन दूसरा ख्याल ये भी आया कि अगर मैं अल्कली साइंस के कहे हुए रास्ते पर अगर नहीं चलता हूँ तो मंगलसूत्र बेचने की बारी मेरे पे भी आ सकती है। उस लड़के पे आई है तो मेरे पे भी आ सकती है। ये मुझे अल्कली साइंस मेरा आरसा जो नए मेंबर्स है, जो खुल के बातें करते हैं, अपने खुल के विचार मानते हैं, जो जिनको एक का कुछ ज़्यादा ये नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो खुल के अपने अनुभव जो मानते हैं, सही वाले, सत्य वाले, खरे मतलब जो सही मायने में सही होते हैं, वो जो अपने वहाँ पे रखते हैं, तो वहाँ से मेरी कुछ समस्या का समाधान होता है। और आर्थिकता में भी शायद मेरा समय होता गया होते आ रहा है। तो एक लास्ट का उदाहरण दूँगा कि आर्थिकता की समस्या हम कितना भी कहें कि भई अल्प से हमें मतलब आध्यात्मिक करना है, लेकिन साथ में आर्थिकता भी लगती है। तो आर्थिकता के बारे में मुझे ऐसा ये हुआ कि भई मेरी कमाई कितनी क्या है? मुझे पता नहीं चला। 25 सालों में बहुत कुछ कमाया लेकिन बहुत कुछ गया भी। तो आज मैं अभी गए 4 महीने से मैं अपना रोज़ का रोज़ कितना मेरा जमा होता है, कितना मेरा धंधा होता है और कितना मेरा खर्च होता है, इससे मैंने लिखना चालू कर दिया। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि मेरा खर्चा कहाँ-कहाँ होता है, तो मैं उसको खर्चे को कंट्रोल करने के लिए, वो समस्या का समाधान करने के लिए अब मैं लिखना चालू किया और उसको मैं अभी कंट्रोल कर रहा हूँ। और मेरी बचत कितनी है, वो बचत पे ध्यान दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें अल्कोहल साइंस के आने के बाद मुझे समस्या आती है, इसमें मैं इस तरह से समाधान ढूँढने की कोशिश किया। काफ़ी हद तक इसमें सक्सेस भी हूँ, लेकिन नई-नई समस्या आती है। लेकिन मुझे ये आशा है कि मैं मीटिंग में निरंतर आते रहूँगा, स्टेप पे ध्यान देते रहूँगा और नए लड़कों की अगर शेयरिंग सुनते रहूँगा, तो मुझे समस्या का समाधान मिलेगा। और एक बात मेरे पहले बर्थडे पे प्रॉपर्टी पे भाई ने कहा था, अकोला के भाई थे राजू, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपनी खुद की ज़िंदगी के हुए गलती से मैं अगर सीखने की कोशिश करता हूँ, तो इस ज़िंदगी में शायद मैं पूरी गलती मतलब वो गलतियाँ सुधार नहीं पाऊँगा। लेकिन अगर 10 आदमी वो गलतियाँ करते हैं और वो गलतियाँ अगर मैं नहीं करूँ अभी की ज़िंदगी में, तो शायद इसी ज़िंदगी में मैं सभी गलती से मुक्त हो सकता हूँ। तो ये बात मैं दिमाग में रखता हूँ और जो भी समस्या आती है उसको ग्रुप कॉन्शियस के तहत और भगवान की ओट में बैठकर के ओट में बैठकर समस्या का निराकरण करने की कोशिश उसी के माध्यम से करने की कोशिश करने से आज ज़िंदगी में सारा मज़ा आ रहा है और ज़िंदगी चल रही है और दोस्तों के साथ कट रही है और मज़ा आ रहा है। मुझे अल्पसंख्यक की ज्ञान चलो उसमें अपने अनुभव साझा करने का जो मौका दिया, उसके मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच।